नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की। दोस्तों, रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम्स में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस पूछा जाता है। जनरल साइंस के अंतर्गत दोस्तों आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पार्ट कवर करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला आज के सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जो पहले हमने इस टॉपिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करवा दिए हैं, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि लगातार आपके एग्ज़ाम के लिए जो जीके जीएस का पार्ट है वो हम कवर करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। यानी दोस्तों, एक झील है, वहाँ पर तैरने वाली इस्पात की नाव, यानी जो नाव बनी हुई किस धातु की, इस्पात की है, ठीक है। इसके लिए जो नाव द्वारा विस्थापित पानी, यानी दोस्तों झील में नाव द्वारा जो पानी को डिस्प्लेसमेंट किया जाना, विस्थापित किया जाएगा, तो पानी का जो भार है वो कितना होगा। तो दोस्तों, साफ सीधी बात है, यहाँ पर जो है नाव के उस भाग के बराबर होगा, जो नाव का उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी दोस्तों, जो झील का पानी है उसके ऊपर एक इस्पात की नाव तैर रही है, तो यहाँ पर नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे होगा। यानी जो नाव की सतह है, निचला हिस्सा है, ठीक है, उसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो दोस्तों, क्योंकि कोई भी कालीन होती है उसमें जो धूल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कण होते हैं यानी डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो बिल्कुल रुकी हुई अवस्था में होते हैं, विरामावस्था में होते हैं। तो न्यूटन का नियम जो पहला नियम है वो क्या कहता है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक उसमें हम लोग कोई बाह्य बल है नहीं लगाएंगे, नहीं कार्य करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गति का पहला नियम लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों। यानी दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों, इसका जो रीज़न है वो है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यानी दोस्तों, जो सड़क होती है वो खुरदरी होती है, और जहाँ पर खुरदरापन होता है तो वहाँ पर घर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा होता है तो जब हम लोग जैसे सड़क पर चलते हैं, ठीक है, तो ये खुरदरेपन के कारण घर्षण बल ज़्यादा लगता है और पृथ्वी हमारे पैरों पर प्रतिक्रिया करती है, तो उसी की वजह से हम लोग चल पाते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड नियम लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो सड़क पर जो घर्षण बल अधिक होता है और बर्फ़ में कम होता है, इसी की वजह से बर्फ़ में चलना कठिन होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। देखो, यहाँ पर भी वही बात है कि जो रोड़ी युक्त सड़क है यानी जो खुरदुरापन होता है वहाँ पर घर्षण बल अधिक होता है, जबकि बर्फ़ पर घर्षण बल कम होता है। तो इसी की वजह से बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, पैर तथा बर्फ़ के मध्य
घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ठीक है, यानी पैर तथा बर्फ के मध्य जो घर्षण बल है वो रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में यानी घर्षण जो बल और रोड़ी एवं पैर के जो बीच घर्षण बल है वो अधिक है, और जब पैर और बर्फ के मध्य जो घर्षण बल है वो कम है। इसी की वजह से बर्फ में चलना कठिन होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर भी घर्षण वाले चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो दोस्तों लकड़ी के जो सिलेंडराकार पात्र होते हैं, यानी कोई भी बेलनाकार अगर पात्र है उसको खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें ये होता है कि जो है लुढ़कन अवस्था में जो घर्षण बल है, वो फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो इसी वजह से हम लोग किसी सिलेंडर के आकार का कोई भी बेलनाकार अगर कोई वस्तु है तो उसको हम लोग ऐसे ना ले जा के उसके लुढ़का कर ले जाना पसंद करते हैं, और हमें आसान भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, लुढ़कन अवस्था पर घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम लगता है, यानी बहुत कम। जब घर्षण कम लगेगा तो हम लोग उस चीज़ को जल्दी ले जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, यानी दोस्तों कोई जहाज है, अगर वो पहले नदी में चल रहा है, ठीक है, और जब नदी से चलने के बाद तैरने के बाद जब वो समुद्र में आता है तो जहाज के स्तर पर क्या प्रभाव, यानी जहाज का जो स्तर नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? तो साफ सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नदी का जल होता है वो शुद्ध होता है, जबकि समुद्र का जल लवणी यानी कुछ लवण पाए जाते हैं, इसकी वजह से उसका जो घनत्व होता है क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जहाज का जो स्तर है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो लोहे की कील है पारे में क्यों तैरती रहती है, इसका क्या रीज़न है, जबकि अगर उसे हम लोग पानी में डालते हैं तो डूब जाएगी। तो दोस्तों इसका जो रीज़न है, लोहे का जो घनत्व है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, तभी जो लोहे की कील होती है वो पारे में तैरती रहती है और पानी में डूब जाती है। तो इसका यही कारण है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यानी उसके भार में कमी होती है। यह कमी यानी यह ह्रास कितना होता है? तो दोस्तों ये जो ह्रास होता है ये कितना होता है? तो दोस्तों ये विस्थापित पानी के भार के बराबर ही होगा, यानी दोस्तों जो पिंड है उसके द्वारा जितना पानी विस्थापित किया जाएगा, ठीक है, उसी के भार के बराबर ही उसमें ह्रास होगा, यानी उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? यानी दोस्तों जो बर्फ़ है पानी में तो तैरती रहती है, आप सभी को मालूम होगा, परंतु जो एल्कोहल होता है उसमें क्यों डूब जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो रीज़न है वो बर्फ़ पानी से हल्की होती है, क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो पानी से हल्की होती है इसलिए बर्फ़ पानी में तैरती है, लेकिन तथा एल्कोहल से भारी होती है इसीलिए एल्कोहल में डूब जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपको ज़रूर वीडियो को पूरी शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? तो दोस्तों जो स्टील की गोली है वो पारे में क्यों तैरती है? तो दोस्तों इसका जो रीज़न है वो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जो पारे का घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए जो स्टील की गोली होती है वो पारे में तैरती रहती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यानी दोस्तों अगर एक लोहे की गेंद है, अगर उसको मरकरी से भरी बाल्टी है उसमें गिरा दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इस पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो यह पारे की सतह पर तैरेगी, डूबेगी नहीं, पारे की सतह पर तैरने लगेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बहुत बार आपके सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का तापमान है वो अधिक होता है। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसका घनत्व अधिकतम होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा घनत्व बराबर फार्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर दोस्तों जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयतन है वो क्या होता है? कम होता है, सबसे कम होता है। अगर बात करें घनत्व जैसे जैसे कम होगा आयतन वैसे वैसे बढ़ेगा, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? यानी दोस्तों अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्योंकि मात्रा का कोई प्रभाव घनत्व पर नहीं पड़ता, जबकि आयतन और भार द्रव्यमान ये बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले में नहीं, सॉरी यहाँ के है, ठीक है, तो तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो साधारण पानी का जो घनत्व है वो कम होता है, जबकि समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लवणीय पदार्थ मिले होते हैं, जैसे नमक अमक हो गए, इसकी वजह से उसका जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें आसानी होती है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? यानी दोस्तों वायुमंडल में जो बादल हैं वो तैरने लगते हैं, इसका क्या रीजन है, किसके कारण तैरने लगते हैं? तो दोस्तों निम्न घनत्व के कारण जो बादल होते हैं ये आसमान में वायुमंडल में तैरने लगते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कम घनत्व होने के कारण बादलों का जो भार है वायु के भार से कम हो जाता है। ठीक है, यानी जो कम घनत्व होने का कारण यही है कि जो बादलों का भार है वो वायु में कम रहता है। ठीक है, और वे तैरने लगते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? यानी तो समुद्र में अगर प्लवन करना, तैरना है, तो उसके लिए जो आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो दोस्तों 1/9 जो भाग होता है वो ऊपर रहता है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? क्या रीज़न है दोस्तों? जो बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, उनकी जो नीचे की दीवार होती है वो मोटी बनाई जाती है। दोस्तों इसलिए बनाई जाती है ये मोटी दीवार क्योंकि यहाँ पर गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। यानी दोस्तों अगर हम लोग गहराई में जाएंगे तो जो दाब होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, और ऊंचाई में जाने पर घटता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो बांध की नीचे की दीवार होती है वो मोटी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसीलिए मजबूत बनाते हैं। ठीक है, और ऊपर की पतली इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है वो घटता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जो है बर्फ़ का जो गलनांक पर प्रभाव पड़ेगा बर्फ़ की स्केटिंग करने पर, वो दोस्तों पड़ने वाला है क्या? घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर, अगर दाब बढ़ने पर जो है बर्फ़ का गलनांक घटता है। अगर हम लोग दाब को, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो गलनांक है, ठीक है, वो क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो हमेशा गलनांक घटता ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? तो दोस्तों ये इसलिए नाचती रहती है कि पानी का जो वेग है वो अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, पानी का जब वेग अधिक होगा तो दाब क्या होता है, घट जाता है। इसी के वजह से जो चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद जो नाचती है वो पानी का वेग अधिक हो जाने के कारण दाब घट जाता है, इसलिए वो नाचती रहती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? यानी दोस्तों जो भारी हिमखंड है शीर्ष की अपेक्षा वो निचले तल से क्यों पिघलना शुरू होता है? तो दोस्तों इसका जो रीज़न है, गहराई के साथ क्या होता है दोस्तों, दाब बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाए, निचले तल पर दाब अधिक होता है। देखिए हमने बताया ना, गहराई अगर नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, तो दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, इसीलिए वो पिघलने लगती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? दोस्तों दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसको ये बोला जाता है लेट जाओ, यानी लेट जाओ, लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आप लोग दाब बराबर पढ़ा होगा बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अगर क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? यानी दोस्तों अगर बर्फ़ के दो टुकड़े हैं उनको आपस में हम लोग दबा दें तो वो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका ये कारण है कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक क्या है, घट जाता है। यानी अगर दाब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो गलनांक होगा वो क्या है, घट जाएगा। इसी की वजह से जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो आपस में
जुड़ जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्यों? अगर दोस्तों जो टीन होती है जब तेज आंधी आती है तो ये अधिकतर उड़ क्यों जाती है, इसका क्या रीज़न? तो दोस्तों इसका ये रीज़न होता है कि जो छत के ऊपर आने वाली हवाएं होती हैं वो बहुत उच्च वेग से आती हैं और वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न करती हैं, ठीक है, और जब दाब उत्पन्न करेंगी तो छत के नीचे दाब समान रहता है, ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो है उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, जिससे यानी क्यों लगाई जाती हैं? तो दोस्तों जो रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, इसका जो कारण है वो है रेल द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। यानी दोस्तों जब रेलगाड़ी आती है तो जो दबाव होता है, जो प्रेशर लगता है, वो कम हो जाने की वजह से लगाई जाती हैं ताकि वहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? दोस्तों जो ऊंचाई के साथ जो दाब है वो घटने लगता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है और जब प्रेशर वायुमंडलीय दाब है वो घट जाएगा, तो इसीलिए जो व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून आ जाता है, तो इसका यही रीज़न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? अगर दोस्तों हम लोग सामान्य जगह पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलता है, लेकिन जब हम ऊंचाई की जगहों पर चले जाते हैं तो वहाँ पर पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर ही उबलना शुरू हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो कारण है वो है कि दाब कम हो जाने के कारण जल का जो क्वथनांक है वो घट जाता है। यानी ऊंचाई में हम जाएंगे जब, तो दाब क्या है, घटता है, और जब दाब घटेगा तो जो जल का क्वथनांक है वो भी घट जाता है, और जब जल का क्वथनांक घट जाएगा तो जल का जो तापमान है, तो जो जल का तापमान वो कम तापमान पर ही उबलने लगता है। इसका यही रीज़न है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है, इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही पानी उबलने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो दोस्तों साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होता है वो मंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? यानी दोस्तों जो दलदली सड़कें होती हैं वहाँ पर अक्सर लोग फिसल जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका यही कारण है कि वहाँ पर जो घर्षण बल की कमी हो जाती है। जहाँ पर खुरदरापन होगा वहाँ घर्षण बल अधिक होगा, कोई नहीं फिसलेगा, कोई नहीं गिरेगा। अगर वहाँ पर गीलापन है, चिकनी है और वहाँ पर ज़्यादा दलदल है तो वहाँ पर घर्षण बल की कमी हो जाती है, इसी की वजह से लोग अक्सर गिर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है, यानी किस बात का संकेत है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, तो आपको याद रखना दोस्तों, जैसे ही अचानक गिरता है पारा यानी बैरोमीटर का पारा,
तो आपको समझ जाना इससे आंधी आने वाली, तो आंधी का झंझावात की संभावना यानी आंधी आने की फुल चांसेस हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। और जितने भी फ्रेंड्स लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लगातार इन सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा। और जितने भी दोस्त लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।